नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय शहीद में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। हम बात कर रहे थे फसलों के बारे में। फसलों में हम खाद्यान्न फसलें शुरू कर रखी थी, जिसमें से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ हो चुका था। अब हम बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल में सबसे पहले हम वानस्पतिक वर्गीकरण की बात करें तो वानस्पतिक वर्गीकरण में सबसे पहले आता है इसका उपनाम। तो उपनाम, गेहूं की फसल का उपनाम क्या है? इसे अनाजों का राजा कहते हैं। अनाजों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाजों का राजा कहते हैं। बात आती है दूसरी इसके वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम माना जाता है। अगला आता है गेहूं का कुल। तो गेहूं का कुल कौन सा है? मैंने कई बार बता चुका हूं मैं कि जो भी खाद्यान्न फसलें हैं वो उनका कुल कौन सा है? गरेमिनी। गरेमिनी कुल है इसका, या उसे हम क्या कह सकते हैं? पोएसी भी कह सकते हैं। अगला आता है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल धान और मक्का, धान और गेहूं जो है, धान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी गेहूं का उत्पत्ति स्थल क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब बात करते हैं प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर। प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर, तो प्रकाश की आवश्यकता पर मैंने बताया कि जो भी रबी की फसल है वो एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि उसे प्रकाश की आवश्यकता ज्यादा होती है, यानी 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है इसे एलडीपी, या दीर्घ दिवसीय फसल भी इसे कहते हैं। साथ ही ये एक बीजपत्री पादप है और C3 पादपी है। C3 और एक बीजपत्री, C3 और एक बीजपत्री पादप। अब बात करें इसका दाना। तो दाना इसका क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। बार बार बता चुका हूं कि जो भी खाद्यान्न फसलों में जो भी 6 फसलें हैं उनका दाना क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। बात करें इसके पुष्प क्रम की, तो हमने कल जौ पढ़ा था। जौ में दाना उसका कैरियोप्सिस और उसका पुष्प क्रम क्या था? स्पाइक, या हम उसे कह सकते हैं ईयर बोल सकते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं बाली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पाइक बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं और बाली भी बोल सकते हैं। अब बात करें परागण कि परागण किस प्रकार का होता है। तो इसमें परागण 100 परागण होता है। 100 परागण। 100 परागण मैंने कल बता दिया था कि 100 परागण क्या होता है। अब बात करें इसमें प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो प्रोटीन जौ की बात की तो जौ में लगभग 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती थी और पाई जाती है, और इसमें कितनी है? 8 से 11%। 8 से 11%। अब बात करेंगे इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अब मैं बताऊं कि ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं से जो चपाती बनती है, गेहूं से जो चपाती बनती है
वो फूलती हैं। तो फूल फूलना किसके कारण होता है? ग्लूटीन प्रोटीन के कारण होता है। और एक है इसका हानिकारक प्रभाव क्या है कि जो भी छोटे या कम उम्र के बच्चे हैं उन पर उसका ग्लूटीन प्रोटीन का से बहुत हानि होती है। इसका विरुद्ध प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? इसके ग्लूटीन प्रोटीन से कम आयु के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन 10 से 11% 8 से 11% ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। चपाती का फूलना किसके कारण ग्लूटीन प्रोटीन और कम आयु के बच्चों पर ये अधिक गलत प्रभाव डालता है। अब मक्का के भ्रूणपोष में सॉरी गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या। तो गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र होते हैं कितने? 63। कितने होते हैं? 63 भ्रूणपोष। गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र 63 होते हैं। और गेहूं एवं जो अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तो वो कहां पर है? करनाल हरियाणा में गेहूं एवं जो अनुसंधान निदेशालय है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि गेहूं का उपनाम अनोदा का, इसे राजा कहते हैं। वानस्पतिक नाम इसका टेट्रिकम एस्टिवम। कुल इसका ग्रामीनिया पोएसी। उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और प्रकाश की आवश्यकता आधार पर एलडीपी या इसे हम कह सकते हैं दीर्घ दिवसीय पौधे फसल है। और शीतरी पादप भी माना जाता है, साथ ही एक बीजपत्री पादप भी है। क्योंकि शीतरी पादप क्योंकि इसमें फोटोट्रिज्म की शीतरी चक्कर चलता है। दाना शीत कैरियोप्सिस और पुष्पक्रम स्पाइक ईयर या बार्ली बोल सकते हैं। परागण इसमें 100 परागण होता है। प्रोटीन 8 से 11% प्रोटीन ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं के भ्रूणकोश में गुणसूत्र संख्या 63 है। और गेहूं एवं जो अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में है। अब बात करते हैं ट्रिटिकेल की। ट्रिटिकेल में सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र इसमें 56 होते हैं। और मानव निर्मित द्वारा दाना है। मानव निर्मित द्वारा सबसे पहली दाने फसल है। अब बात करते हैं कि इसका विकास किसने किया? तो 1890 में एक रिम्पो नामक वैज्ञानिक ने इसका विकास किया था। तो ट्रिटिकेल किससे तैयार होती है? ट्रिटिकेल किसके संकट से? तो गेहूं इनटू राई। किसके? गेहूं इनटू राई। तो इसमें गेहूं की क्या लेते हैं? मादा लेते हैं और राई नर लेते हैं। अब इसकी प्रथम किस्म, ट्रिटिकेल की प्रथम किस्म कौन सी है? तो ट्रिटिकेल की प्रथम किस्म है DT46 इसकी प्रथम किस्म मानी जाती है। इसके बाद नई किस्म इसकी विकसित की गई है T1419 जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत ये विकसित की गई। कौन सी? T14 और 19। ट्रिटिकेल गुणसूत्र संख्या 56 मानव निर्मित सबसे पहली धान्य फसल है। 1890 में रिम्पो नामक वैज्ञानिक ने इसे विकसित किया। ट्रिटिकेल
गेहूं एवं राई के संकरण से तैयार की गई है। इसकी प्रथम किस्म DT46 और नई किस्म T14 और 19 जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ये निकाली गई है। अब हम बात करते हैं गेहूं के प्रकार। गेहूं के प्रकार, तो गेहूं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है द्विगुणित। द्विगुणित जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रिटिकम मोनोकोकम। मोनोकोकम जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14 गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर इसमें 14 होती है। दूसरा आता है चतुर्गुणित। चतुर्गुणित दो प्रजाति है, टिट्रिकम ड्यूरम और दूसरी होती है ट्रिटिकम डाइकोकम। हाँ, इसमें 2n बराबर 28। कितने होते हैं? 2n बराबर 28। ट्रिटिकम ड्यूरम इसे हम क्या कहते हैं? मार्कोनी गेहूं। मार्कोनी गेहूं। और ट्रिटिकम डाइकोकम क्या कहते हैं? इमर गेहूं। क्या कहते हैं? इमर गेहूं। अब तीसरा आता है षटगुणित। षटगुणित में हम जो भी गेहूं खाते हैं वो कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम लगभग 87% या सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। कौन सा? ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरा आता है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। स्पेरोकोकम ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को हम क्या कहते हैं? क्लब गेहूं। क्लब गेहूं कहते हैं। हाँ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 42। कितनी होती है? 2n बराबर इसमें 42 होते हैं। तो द्विगुणित ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n बराबर 14 होते हैं और ट्रिटिकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं जो चतुर्गुणित होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम इमर गेहूं कहते हैं, 2n बराबर इसमें कितने होते हैं? 28 होते हैं। षटगुणित 2n बराबर 42 होते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम जो 87% या सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला जो हम खाते हैं। अगला है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। इसे हम क्या कहते हैं? क्लब गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी जलवायु। जलवायु तो ये सर्द ऋतु का है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ठंडी और साथ ही नम भी बोल सकते हैं। ठंडी व नम गेहूं। कब? अंकुरण के लिए, अंकुरण हेतु और साथ ही वृद्धि हेतु। पकाव के लिए हम कैसी जगह गर्म हुआ है शुष्क, कैसी जगह गर्म हुआ है शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? गर्म हुआ है शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही इसका तापमान की बात करें तो तापमान इसका इष्टतम तापमान होता है 20 से 25 के जी लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगभग किसी भी फसल का अगर एक तापमान पूछा जाए तो वो कौन सा पूछा जाता है? इष्टतम तापमान की। इसका इष्टतम तापमान कितना होता है? अब बात करें इसकी मृदा की तो आपको पता है कि सभी फसलों के लिए लगभग
मृदा, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, बलुई दोमट मृदा। और इसका पीएच मान बात करें तो लगभग 6.5 से 7.5 या 6.5 से 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से, द्विगुणित ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n बराबर 14 होते हैं और चतुर्गुणित ट्रिटिकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं कहते हैं। इसे पूछ लिया जाता है कि मार्कोनी गेहूं कौन सा होता है, आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आपको कौन सा होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सा, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम डाइकोकम इसे हिम्मत गेहूं कहते हैं और चतुर्गुणित में 2n बराबर 42 होते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला गेहूं की प्रजाति कौन सी है, तो कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो लगभग 87% क्षेत्रफल में उगाई जाती है। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम इसे हम कलब गेहूं कहते हैं। और जलवायु की बात करें तो ठंडी व नम जलवायु, अंकुर एवं वृद्धि के लिए। बात करें पकाव के लिए तो गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। उच्चतम तापमान की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मृदा बलुई दोमट मृदा और पीएच मान 6.5 से 7.5 की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गेहूं की बीज दर के बारे में। किसके बारे में, गेहूं की बीज दर के बारे में, कि गेहूं की बीज दर हम कितनी रखने चाहिए। बीज दर, बीज दर सामान्य के लिए बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य के लिए, तो सामान्य के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं, 100 केजी प्रति हेक्टेयर। दूसरी बात करें लवणीय मृदा के लिए, लवणीय मृदा हेतु, तो लवणीय मृदा हेतु 125 केजी प्रति हेक्टेयर। कितने देते हैं, 125 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर डिबलर से हम बुआई करते हैं तो डिबलर से अगर बुआई करते हैं तो लगभग 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर संकर की बात करें तो संकर में 65 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अगर हम साथ ही अगर देरी से बुआई करते हैं, किसी कारण लेट हो गए गेहूं की बुआई करने में, तो लगभग 125 केजी जितनी हम लवणीय मृदा के लिए काम में लेते हैं उतनी हम किस में लेते हैं, जो हम देरी से बुआई करते हैं उसमें काम में लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी बीज दर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे बीज दर तो हो चुकी, और अब बीज हम कितनी दूरी पर या कितनी दूरी रखें, तो अगर R इंटू पी की बात करें, आपसे दूरी R इंटू पी की बात करें तो हमने जो कि मैं बात की 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, जिसमें रो से रो और रो से रो और पौधे की दूरी, तो रो से रो कितनी 22.5 और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं, दो बोनी किस्में होती हैं। बोनी किस्में, उनसे हम गहराई कितनी रखते हैं, तो गहराई रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर उसे बोया जाता है। अब बुआई की विधि कौन कौन सी है, मैं मुफ्त जबानी बता देता हूं आपको कि बुआई की विधि हम कैसे करते हैं। पहले तो करते हैं तो सीड ड्रिल, जो सर्वाधिक प्रचलित है, सीड ड्रिल से हम सर्वाधिक प्रचलित है, जो कि दूसरी करते हैं हम छिड़कवा विधि से। किस विधि से करते हैं, छिड़कवा विधि से करते हैं। और एक कहते हैं डिबलिंग के द्वारा, डिबलिंग के द्वारा भी हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और एक नई विधि, नई तो नहीं है, पुरानी या प्रचलित विधि है, कौन सी है, हल के पीछे नली के द्वारा, या हल के पीछे बीज छिड़के। किससे, हल के पीछे नली बांधकर या हल के पीछे छिड़क कर भी हम इसका
बुआई, इसकी बुआई कर सकते हैं। अब इसमें आता है उर्वरक। उर्वरक बच गया है कि गेहूं के फसल में उर्वरक कितना काम में लिया जाता है। तो हम मुख्यतः कौन से काम में लेते हैं, एनपीके। तो इसमें एनपीके लेते हैं 100, 60 और 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से। 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी का काम में लेते हैं, इसमें पोटेशियम काम में लेते हैं। अब सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। सिंचाई, तो सिंचाई क्रांति की अवस्था की बात करें तो सिंचाई क्रांति की अवस्था है गेहूं में सिंचाई की क्रांति की अवस्थाएं कितनी है, 6 है। पहली कौन सी है, CRI। दूसरी है बूटिंग। तीसरी है फ्लोरिंग। कौन सी है, फ्लोरिंग। और चौथी कौन सी है, मिल्किंग। पहली CRI होगी, दूसरी टिल्लिंग और तीसरी बुटिंग और चौथी फ्लोरिंग और पांचवी कौन सी है, पांचवी है मिल्किंग और चौथी है पकते समय। अब इसमें हम समय की बात करें तो समय पहले लेते हैं 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन। अब आपको ये कि पहली CRI या चंदेरी जड़ बनते समय आपको ये याद रखना कि हमें 20 से 25 दिन काम में लेना चाहिए। अब इसमें अगला में कि आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये जो भी है उनमें 20 जोड़ देंगे। तो इसमें कितने, टिल्लिंग में कितने हो जाएंगे, 40 से 45 दिन। कितने में, 40 से 45 दिन। और बूटिंग में 60 से 65 दिन और फ्लोरिंग में 80 से 85 दिन और इसमें हो जाएंगे 100 से 105 दिन और इसमें हो जाएंगे 120 दिन। प्रतिशत नहीं, दिन। 60 से 65 दिन और 80 से 85 दिन और 100 से 105 दिन, ये इस हिसाब से हो जाएंगे। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि CRI जो चंदेरी जड़ बनते हैं, सबसे पहले कि ये है कि सबसे पहले गेहूं में पहली सिंचाई कब करते हैं, 20 से 25 दिन बाद में। दूसरी 40 से 45 दिन बाद में। और तीसरी 60 से 45 दिन बाद, 60 से 65 दिन बाद में। और चौथी 80 से 85 और पांचवी 100 से 105 और छठवीं को कब लेते हैं, 120 दिन बाद करते हैं। अब आता है कि अगर आपके पास एक सिंचाई का ही जल है, अगर आपके पास एक सिंचाई का जल है तो आप किस क्रांतिक अवस्था पर आप सिंचाई करोगे, तो कौन से पर करोगे, CRI पर। कौन सी पर, चंदेरी जड़ बनते समय। अगर आपके पास दो सिंचाई है, अगर आपके पास दो सिंचाई के लिए जल है तो कब करोगे, CRI पर करोगे और फ्लोरिंग पर करोगे। अगर आपके पास तीन सिंचाई का जल है, तो आप पहले करोगे आप CRI पर और बाद में फ्लोरिंग पर करोगे और बाद में करोगे आप मिल्किंग पर। किस पर, अगर आपके पास एक सिंचाई का जल है तो आप CRI पर करेंगे और अगर दो सिंचाई पर करोगे तो दो सिंचाई आपके पास है तो CRI और फ्लोरिंग पर। अगर तीन सिंचाई का आपके जल आपके पास है तो CRI, फ्लोरिंग और मिल्किंग पर आप सिंचाई कर सकते हो। अब एक इसका जलमांग, गेहूं की जलमांग कितनी है, तो गेहूं की जलमांग है 450 से 650 mm। जलमांग कितनी है, 450 से 650 mm। जलमांग क्या है कि किसी भी फसल के लिए उसकी अंकुरण, वानस्पतिक वृद्धि एवं दाना तैयार करने के लिए जितने भी जल की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उस फसल की जलमांग कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि बीज दर बात करते हैं। सामान्य के लिए 100 केजी
लवणीय मृदा और डेयरी से बुआई के लिए 125 केजी, और डिपलर के लिए 25 से 30 केजी, और संकर के लिए 65 से 70 केजी बोल सकते हैं। और इसकी आपसी दूरी 8x22.5 x 10 सेंटीमीटर। और गेहूं की जो भी बोनी किस्में है उसकी हम गहराई कितनी रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई रखते हैं। उर्वरक एनपीके इसमें मुख्य उर्वरक नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम के रूप डालते हैं। तो 100 केजी इसमें नाइट्रोजन डालते हैं, 60 केजी इसमें फास्फोरस और 40 केजी क्या डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई पहली सिंचाई CRI पर करते हैं, चंदेरी जड़ बनते समय। कब है, 20 से 25 दिन। दूसरी टिलरिंग 40 से 45 दिन बाद में, और फ्लोरिंग 60 से 65 दिन, और मिल्किंग की बात करें तो 100 से 105 दिन, और दाना पकते समय 120 दिन। और अगर सिंचाई आपके पास एक सिंचाई का जल है तो एक सिंचाई अगर आप CRI पर करोगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर 2 सिंचाई तो CRI प्लस फ्लोरिंग पर करें, और अगर आपके पास 3 सिंचाई का जल है तो आप करें CRI, फ्लोरिंग और मिल्किंग स्टेज पर करें। इसकी गेहूं की जलमांग है 450 से 650 mm। कितनी है, 450 से 650 mm। अब हम बात करते हैं गेहूं की किस्मों के बारे में कि गेहूं की किस्में। तो गेहूं की किस्में सबसे पहले सोनेरा 63 और 64 और तीसरी लरमा लार्जो। यह तीनों किस्में विदेशों से आयात कर भारत में 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई। 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई। अब गेहूं में 1-2 जीन पाई जाती हैं। तो एक जीन वाली कौन कौन सी है, गिरजा है, सुजाता है, एक पूसा लरमा। दूसरी आती है 2 जीन वाली। 2 जीन वाले में है कल्याण सोना, सोनेरा 64 और प्रताप है, अर्जुन है। अर्जुन का दूसरा नाम है HD 2009। कौन सा है, HD 2009। एक आती है छोटी लरमा। छोटी लरमा की विशेषता है कि ये तीनों रोली प्रतिरोधी किस्म है। प्रतिरोधी किस्म है। एक आती है इसमें सरबती सोनारा, लोकवन, सरबती सोनारा और लोकवन। अब 3 जीन वाली है, ज्योति है, हीरा है, मोती। ज्योति, हीरा, मोती और जवाहर। ज्योति, हीरा, मोती और जवाहर। एक और आती है लाल बहादुर। कौन सी आती है, लाल बहादुर। एक दिन वाले में सोनालिका भी आती है, सोनालिका। यह जीन के आधार पर 1 जीन वाली, 2 जीन वाली और 3 जीन वाली किस्में हो चुकी है। इसके अलावा
अन्य किस्में तो राज 3077, राज 3777 और भी है। लंबा रोजा होगी, सोनालिका कल्याण सोना HD 2009 हो चुकी है। अब एक है देरी से बुआई। देरी से बुआई के लिए कौन कौन सी आती है, यहाँ लिख देता हूँ। देरी से बुआई, तो देरी से बुआई के लिए आती है तो सोनालिका, एक आती है लोकवन। सोनालिका, लोकवन आती है और एक आती है राज 3765, राज 3765। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले सोनेरा 63, सोनेरा 64 और दरमा रोजो विदेशों से आयातित करे भारत में 1966 सॉरी 1966 और 67 में हरित क्रांति लाई गई। और एक जीन वाली किस्में, तो एक जीन वाली किस्में कौन कौन सी है, गिरजा है, सुजाता है, पूसा लरमा है, सोनालिका है। दो जीन वाली कल्याण सोना, सोनारा 64 है, लोकवन है और प्रताप है, अर्जुन है, छोटी लरमा जो तीनों वाली प्रतिरोधी है, सरबती सोनारा है, लोकवन है, 3 जीन वाली है, ज्योति है, हीरा मोती ज्वार और लाल बहादुर है। और देरी से वो सोनालिका, लोकवन और राज 3765 भी है। और अन्य किस्में राज 3077 और राज 3777 भी गेहूं की किस्में है। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु और रह चुकी है थोड़े, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं खरपतवार। तो खरपतवार इसमें मुख्य खरपतवार इसका है गेहूं, जिसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। टेस्ट वेट कितना होता है, 1000 दानों का, 1000 दानों का भार, 1000 दानों का भार क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। और मोटे दानों का 100, अगर 100 दानों का भार लेते हैं तो वो कौन सा आता है, क्या कहते हैं इसे, बीज सूचकांक भी कहते हैं। और गेहूं का अगर हम टेस्ट वेट, गेहूं का टेस्ट वेट की बात करें तो गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम। गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है, 40 ग्राम होता है। और इसमें अब आते हैं एक होता है इसका आपत्तिजनक खरपतवार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपत्तिजनक खरपतवार। तो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, हिरणखुरी। कौन सा है, हिरणखुरी। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु रह चुके हैं जिसमें भंडारण में नमी। तो भंडारण में इसमें नमी कितनी रहती है, 10 से 12% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% नमी होनी चाहिए। और साथ ही इसका कटाई सूचकांक रह गया। तो कटाई सूचकांक इसका 40 से 45% होना चाहिए कि जब हम फसल की कटाई करते हैं तो कटाई की नमी कितनी होनी चाहिए, 40 से 45 होनी चाहिए। और गेहूं की बोनी किस्म के लिए, गेहूं की बोनी किस्म के लिए उत्तरदायी जीन नोरिएंटेन, कौन सा है, नोरिएंटेन गेहूं की बोनी किस्मों के लिए उत्तरदायी जीन है। अब इसमें मैक्सिकन गेहूं में दाना व भूसे का अनुपात,
तो इसमें 1.5:1 होता है, 1.5:1 होता है। और क्या रह गया? हाँ, इसके कीट व रोग की मैंने बता दिया कि कीट और रोगों के लिए आपके अलग से क्लास बनाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक उत्पादन। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में। कहाँ पर? भारत में पंजाब राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगर उत्पादकता भी कहाँ की है? पंजाब की।